गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम प्रतिरोधों के संयोजन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो प्रतिरोधों के संयोजन से है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन से, है ना। तो प्रतिरोधों के संयोजन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये बता दें, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन से RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से। और एक समांतर क्रम संयोजन होता है तो 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ये समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन से परिणामी प्रतिरोध, ये समांतर क्रम संयोजन से ये। आपसे क्वेश्चन ये है कि एक चालक तार है और उस एक चालक तार का प्रतिरोध जो है वो मान लीजिए कितना, कुछ भी ले लेते हैं, 24 ओम है, ठीक है ना। एक चालक तार है, उस चालक तार का प्रतिरोध 24 ओम है और उसको मोड़ कर एक वर्ग बना दिया गया। उसको मोड़ करके क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया। तो वर्ग के विकर्ण के बीच का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, वर्ग के विकर्ण के बीच परिणामी प्रतिरोध, ठीक है ना। क्वेश्चन है, देखिए, एक चालक तार का प्रतिरोध 24 ओम है, उसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग के विकर्ण के बीच परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। एक चालक तार का प्रतिरोध 24 ओम है, उसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग के विकर्ण के बीच परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, ये एक चालक तार है, इसका प्रतिरोध कितना है, 24 ओम। इसको मोड़ करके क्या बना दिया गया, एक वर्ग बनाया गया, ठीक। ये तो कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब तो इसकी चारों भुजाएं जब बराबर होंगी तो इसका और प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। R जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब सभी की लंबाई क्या होगी, बराबर, अच्छे समझना, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चारों लंबाइयाँ समान होंगी तो सबका प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा। तो जब पूरे का प्रतिरोध 24 है तो इस हर एक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका क्षय हो जाएगा, इसका भी क्षय हो जाएगा, इसका भी क्षय हो जाएगा, इसका भी क्षय हो जाएगा, इसका प्रतिरोध क्षय, इसका प्रतिरोध क्षय, इसका प्रतिरोध क्षय, इसका प्रतिरोध भी कितना, क्षय। क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि R प्रोपोर्शनल L होता है, R प्रोपोर्शनल L। तो इसकी इस पूरी लंबाई का 4 भाग करेंगे, तो 4 भाग करेंगे तो हर एक भाग की लंबाई बराबर होगी, बराबर भाग करना है तो हर एक का प्रतिरोध बराबर होगा। तो जब पूरे का 24 है तो एक ठो का कितना होगा, है ना, तो प्रत्येक का कितना आ जाएगा, 6। अब ABCD प्रश्न कहता है परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, विकर्ण के बीच, यानी ये वाला ले लीजिए, इसके बीच परिणामी प्रतिरोध, इसके बीच परिणामी प्रतिरोध, इसको हम R1 बोल दें, इसको R2 बोल दें, इसको R3 बोल दें, इसको R4 बोल दें। तो इसके बीच परिणामी प्रतिरोध निकालना है, इसके बीच कह दो चाहे इसके बीच, ठीक है ना। तो इसके बीच जब परिणामी प्रतिरोध निकालना होगा
ए बी और डी के बीच परिणामी प्रतिरोध, तो ये दो ठो क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में कहलाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो इसका जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा, ऐसा और ऐसा, ये यहाँ पर हो जाएगा D और यहाँ हो जाएगा B, ये हो जाएगा R1 R2 और ये R4 और R3। ठीक है, तो ये दोनों किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में। फिर दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है ना, तो इन दोनों से मिला के एक ठो बना दिया गया और इन दोनों को मिला के ये बना दिया गया। ठीक, ये इसको R12 बोलिए, इसको R34 बोलिए। ठीक, फिर इससे क्या बन जाएगा, एक ये R इक्विवेलेंट। यानी क्या कहा हमने, सुनो, ये एक चालक तार है, इसका प्रतिरोध है 24, इससे बनाया गया वर्ग। जब वर्ग बनाएंगे तो प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना होगा, 6 और इसके बीच परिणामी प्रतिरोध निकालना है ना। तो पहले ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, फिर दोनों श्रेणी क्रम में जब आ जाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है ना, तो इसका सलूशन के लिए देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, अब बात तो समझ में आ गई, अब सब करने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि पूरा ही इतिहास लिखें, यहाँ पर समझ गए हो तो, है ना। स्पष्ट क्या हुआ, R1 R2 स्पष्ट है, चित्र बना दिया तो स्पष्ट है। यहाँ लिखेंगे R1, अब पूरा क्लियर के बाद R1 और R2 श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए R डैश बराबर R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम का ये सूत्र होता है। तो R डैश बराबर 6 + 6 बराबर 12 ओम। इसी प्रकार R4 और R3 जो भी हुआ, R3 R4 आगे पीछे किसी को बोल सकते हो, श्रेणी में है, इसलिए R डबल डैश बराबर R3 + R4, तो 6 + 6, तो ये भी क्या हो गया, 12। अब R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में हैं, तो 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, 1/12 1/12, 12 लघुत्तम 1 + 1। ठीक है, तो R बराबर 12/2, 6 आया। ठीक, परिणामी प्रतिरोध कितना आया विकर्ण के बीच, विकर्ण के बीच का परिणामी प्रतिरोध जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्या किया हमने, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में, तो श्रेणी क्रम में ये हो गया 6 + 6 तो 12 हो गया, ये और ये भी श्रेणी क्रम में, तो ये भी 12 हो गया। अब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/R 1/R डैश प्लस 1/R डैश डबल डैश,
तो ये 12 ये लघुत्तम ले लिए ट्रू, तो ये हो गया। तो R डैश R इक्वल टू 12/6 आ रहा है। तो परिणामी प्रतिरोध कितना आएगा? इसका जो परिणामी प्रतिरोध आ रहा है वो परिणामी प्रतिरोध कितना आ रहा है? एक भुजा के प्रतिरोध के बराबर आ रहा है। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर। अब यदि ये कहा जाए कि इसमें ऐसे ही मान लीजिए जो वर्ग बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज कह दिया जाए, समबाहु त्रिभुज कह दिया जाए बनाया गया, तो तीनों भुजाओं, तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 8 8 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए कहेगा तो असमबाहु त्रिभुज बनाने के बाद कह दे कि किसी एक भुजा के बीच परिणामी प्रतिरोध, किसी एक भुजा के बीच परिणामी प्रतिरोध, जैसे ABC है, ध्यान दीजिए, किसी एक भुजा के बीच का प्रतिरोध पूछेगा तो 8 ओम 8 ओम 8 ओम, और किसी एक भुजा के बीच परिणामी प्रतिरोध पूछेगा तो इसका परिणामी लाने के लिए दोनों को श्रेणी में, फिर इसको समांतर क्रम में करेंगे। ठीक है ना? यदि ये एक भुजा का पूछता है तो 8 ओम, और यदि ये कहता है एक भुजा के बीच परिणामी प्रतिरोध, तो इसको श्रेणी में जोड़कर इसके साथ समांतर क्रम में करेंगे। ऐसे इसमें भी यदि एक भुजा का प्रतिरोध पूछता तो कितना कहते? 6। ले अब यहाँ एक भुजा के बीच परिणामी प्रतिरोध कह दिया जाए, सुन लो अच्छे से, एक भुजा का प्रतिरोध तो 6 ओम, एक भुजा के बीच परिणामी प्रतिरोध, तो इन तीन को श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसके साथ समांतर में जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न मेरा क्या था? विकर्ण के बीच का लाना था, विकर्ण के बीच का। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर इनको समांतर क्रम में, तो एट लास्ट ये आया। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ R12 कर दिया हमने, यहाँ इसको R डैश चाहे मान लो, ये हमारा समझ लो कि हमने इसको R डैश कहा है और इसको हमने क्या कहा है? R डबल डैश कहा है, और ये R इक्विवेलेंट परिणामी प्रतिरोध आ गया है ना? तो मीनिंग तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, अब कहें विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज के लिए ये सलूशन नहीं पता चल पाएगा कौन कितनी लंबाई का, कौन सी भुजा कितनी लंबाई का नहीं कन्फर्म होगा। लेकिन समान के आकार में जब रहेंगे, जैसे समबाहु त्रिभुज तो तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों का प्रतिरोध बराबर। वर्ग कह दिया तो वर्ग के चारों भुजाओं का लंबाई बराबर होगी तो चारों का प्रतिरोध। समपंचभुज कह दिया जाए तो 5 भुजा प्रत्येक का बराबर। अष्टभुज कह दिया जाए जो भी, तब के लिए है। और यदि आपसे आयत कह दिया जाएगा, और आयत कहने के बाद ये नहीं पता चलेगा कौन कितने लंबाई का है, तो कैसे जानोगे? इसलिए वर्ग पर आइए इस प्रकार क्वेश्चन है ना, जिससे आप समझ जाते हो कि चारों का बराबर होगा तो 6 6 6 6 आ गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन इस टाइप से बड़े कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, बड़े कंपटीशन में तो पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नए क्वेश्चन का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।